Bismillahirrahmanirrahim। माय नेम इज़ इंजीनियर फ़रोग अली शाह और आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का है लेक्चर 4। लेक्चर 3 के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड देखा था इन मॉलिक्यूल्स, ब्रोनियन मोशन को देखा था और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को देखा था। आज हमारा लेक्चर 4 है जिसका एजेंडा है हीट। हीट जो है ये कवर हो रहा है उसी बुक में, फ़िज़िक्स की जो बुक आप लोगों के पास है, चैप्टर नंबर 18 के अंदर। उसके बाद हमने देखना है डिफरेंट थ्योरीज ऑफ हीट को, स्पेसिफिक हीट को देखेंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हीट की तरफ। हीट क्या है? द ट्रांसफर्ड एनर्जी इज कॉल्ड हीट और ये Q से सिंबलाइज होती है। ये पॉजिटिव तब होती है कि जब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है सिस्टम के अंदर फ्रॉम इन्वायरमेंट, और ये नेगेटिव तब होती है कि जब हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सिस्टम टू द इन्वायरमेंट। इसको समझने के लिए हम इस चार्ट की मदद लेंगे। यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर देखेंगे कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम हैज़ हायर टेम्परेचर सो इट लूजेज एनर्जी एज हीट। यहाँ पर Ts जो है वो टेम्परेचर है सिस्टम का जो कि ग्रेटर है T ऑफ E इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, और इस सूरत में क्या होगा? Q जो है वो नेगेटिव होगा। Q इज हीट। दूसरा केस जो है हमारे पास, उसके अंदर यह है कि द सिस्टम हैज़ द सेम टेम्परेचर, Ts इज इक्वल टू TE, तो Q जो है वो ज़ीरो है। और तीसरा हमारे पास ये है कि द सिस्टम हैज़ अ लोअर टेम्परेचर। जब लोअर टेम्परेचर होगा तो इन्वायरमेंट से जो सिस्टम है, हीट इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ जाएगी। इस सूरत में TE जो है वो ग्रेटर होगा Ts से, और इस सूरत में जो हीट है Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं हीट कैपेसिटी की तरफ। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है? हीट कैपेसिटी जो है वो ये C है और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बिटवीन हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम आगे इलेबोरेट करें तो Tf जो है वो फाइनल टेम्परेचर है और Ti जो है वो इनिशियल टेम्परेचर है, और इसका यूनिट जो है वो एनर्जी पर डिग्री है या एनर्जी पर केल्विन। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 749 जाउल पर केल्विन। ये एक मार्बल स्लैब है जिसका उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट जो है वो है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मैस। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि सिर्फ C है, जबकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं Q इज इक्वल टू C m डेल्टा T हो गया है। अब यहाँ पर C m क्या है? m जो है वो शो कर रहा है मैस को, और यहाँ पर स्टिल नीचे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है मार्बल स्लैब की, जिसके अंदर Cm वैल्यू बताई हुई है। उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वो है 179 कैलोरी पर सेंटीग्रेड, या फिर इसको कन्वर्ट किया तो 749 जाउल पर केल्विन के अंदर। और फिर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बताई गई है जो कि 1 कैल पर ग्राम डॉट केल्विन सेंटीग्रेड। और यहाँ पर यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो स्पेसिफिक हीट है ऑफ एनी सब्सटेंस वो समवट जो है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर के ऊपर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम डिफरेंट हीट की टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने हीट को देखा कि हीट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या हीट बेसिकली, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। फिर हमने पहली टर्म पढ़ी है हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। फिर हमने दूसरी टर्म पढ़ी है स्पेसिफिक हीट की, Cm, क्योंकि ये यूनिट मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट को। सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि 1 मोल के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एलिमेंट्री यूनिट्स। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो है, मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर मोल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिक हीट के अंदर क्या था? मैस इन्वॉल्व हो रहा था। मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है?
मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिर यहाँ से हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइप्स निकलती हैं। सबसे पहले जो टाइप हमारे पास निकलती है वो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकलती है। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक फेज से दूसरे फेज के अंदर चेंज जब होती है एक बॉडी या एक मैटर, तो वो उसमें जो हीट इन्वॉल्व होगी वो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। और उसका जो फॉर्मूला है वो Q इज इक्वल टू एल ऑफ एम है। एल जो है वो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और फिर यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये है कि जब एक लिक्विड है या एक गैस है वो लिक्विड में है, या लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपराइजेशन की तरफ जा रहा होता है, तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। यहाँ पर वाटर का दिया गया है हमारे पास LV विच इज़ 539 कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसको उन्होंने कन्वर्ट किया तो 40.7 किलो जाउल पर मोल हो गया। और फिर अल्टीमेटली किलो जाउल पर केजी के अंदर भी दिया गया। फिर हम पढ़ते हैं हीट ऑफ फ्यूजन को। हीट ऑफ फ्यूजन तब होती है जब कोई भी मैटर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, और जो हीट जो है वो उसमें इन्वॉल्व होती है, वो है हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वाटर का ही दिया गया है। वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर बताया LF इज इक्वल टू 79.5 कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वाटर इन्वॉल्व है, बीकर इन्वॉल्व है और कॉपर इन्वॉल्व है। फॉर्मूलाज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। Q ऑफ वाटर इज इक्वल टू CM, M जो है वो मैस है वाटर का, और TF माइनस TI। कॉपर की तरफ जाएंगे तो ये C विच इज स्पेसिफिक हीट, और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉपर की तरफ तो वो CM है। ये वाटर था सॉरी, और ये कॉपर है। तीनों हीट को ऐड करके इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारा जो यहाँ पर था बेसिकली फाइंड करना, वो हमने फाइंड करना है टेम्परेचर TF। इस पूरी इक्वेशन से हमने TF को साइड पर किया है, वैल्यूज़ को पुट किया है, और अल्टीमेटली हमने TF निकाल लिया। और यहाँ पर जब TF हमारे पास आ गया तो इन वैल्यूज़ के अंदर TI क्योंकि हमारे पास गिवन है, TF की वैल्यू को पुट करके हमने डिफरेंट हीट्स निकाल ली हैं। हीट ऑफ वाटर भी निकाल लिया, हीट ऑफ बीकर भी, और हीट ऑफ कॉपर भी निकाल लिया। सो इसके अंदर इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूला बेसिकली यूज़ हुआ है वो यही यूज़ हुआ है, फार्मूलाज जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ किया है हमने बीकर के लिए, हीट कैपेसिटी क्योंकि उसकी कीमत थी। फिर स्पेसिफिक हीट जो थी वो हमारे पास थी वाटर की और कॉपर की, उसमें हमने ये फार्मूला पुट किया है। और अल्टीमेटली हमने उनको सब्सटीट्यूट करने के बाद और TF साइड पे करने के बाद, TF की वैल्यू निकालने के बाद पुट करके हमने डिफरेंट हीट निकाल ली है। उसके बाद हम प्रॉब्लम 2 की तरफ जाएंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर भी हमने हीट निकालनी है, और उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का निकाला हुआ है, जिसके अंदर हमने LM का फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि LM का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई इशू होगा, अगर आपसे ना हुआ तो फिर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। ईजीएस्ट फार्मूलाज हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए हैं, वही सिंपली फार्मूलाज पुट करके कर दिया। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इन्होंने जो है यूनिट्स चेंज किए होंगे, तो यूनिट्स का आपने हमेशा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किलो जाउल के अंदर, हीट जो हम वो किलो जाउल में कर रहे होते हैं। तो अगर किसी और यूनिट के अंदर है तो पहले आप उसे किलो जाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जनाब चलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस की तरफ। सबसे पहले तो हम इंटरनल एनर्जी को रिकॉल करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है वो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। मैं डायरेक्टली उसके फॉर्मूले की तरफ जाऊंगा, E इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 nRT की तरफ। अब यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट जो है उसके डिफरेंट केसेस बनेंगे।
सबसे पहला केस आपका बनेगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ये आप ग्राफ देख रहे हैं जिसके अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, जबकि प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। अच्छा जी, इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में आप देख रहे हैं कि Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर Q की जो वैल्यू है वो है एन सी वी डेल्टा टी। ये आप लोगों ने पुट की, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, अब वॉल्यूम जो है वो है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाने से क्या हो जाएगा कि ये वर्क जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। जब वर्क ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई जो है वो इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सी वी की टर्म को अलहदा करेंगे तो वो डेल्टा आई इंटरनल ओवर एन डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा ई की वैल्यू आप पहले पढ़ चुके हैं, विच इज़ 3/2 एन आर डेल्टा टी। तो वो जब आप लोग पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास सी वी जो है वो 3/2 आर हो जाएगा। ये इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम है। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है कि वर्क जो है वो ज़ीरो हो गया। और ये इन्होंने फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म लिखी है E इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर आगे वर्क भी था बट वर्क जो है वो तो ज़ीरो हो गया था, तो वो सिंपली Q के बराबर हो गई, और Q की जो वैल्यू है वो है एन सी वी डेल्टा टी। अब हमारे पास दूसरा जो केस है वो है कांस्टेंट प्रेशर का केस। अब कांस्टेंट प्रेशर के केस के अंदर जो वर्क है वो ज़ीरो नहीं होगा। अब ये वाला केस देख लेते हैं कि इस केस में क्या होगा। इस केस में जनाब ये होगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क जो है वो तो ज़ीरो हो गया था, बट यहाँ पर क्या होगा, वर्क जो है वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी होता है। ऑफकोर्स पहले जब हम लोगों ने डेल्टा वी को ज़ीरो किया तो पूरी टर्म ही ज़ीरो हो गई थी, पर यहाँ पर जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा जी, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू आ गई यहाँ पर। और फिर जब हम लोगों ने इसको आगे किया तो फिर अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा है कि जनाब वर्क ज़ीरो नहीं हुआ, वर्क जो है वो एन आर डेल्टा टी है। और जब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट किए तो सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर हो जाएगा, और फिर सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये सूरत हाल है कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। आप लोगों को अगर समझ ना आए तो फिर आप मुझसे ऑफकोर्स पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और इस केस में डेल्टा ई एन टी जो उन्होंने दिया हुआ है आइडियल केस के सीन में वो दोबारा रिपीट किया एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा से वही वैल्यूज़ जो है वो मेंशन की हुई है। सी वी की वैल्यू को उन्होंने फाइंड किया हुआ विच इज़ डेल्टा ई ओवर एन डेल्टा टी, और फिर जब डेल्टा ई को उन्होंने साइड पे किया वैल्यूज़ निकाली तो वो बन गया 3/2 एन आर डेल्टा टी, और अल्टीमेटली फिर सी वी इज इक्वल टू 3/2 आर। ये आप लोग जो है थॉरोली पढ़ेंगे इसको पूरे लेक्चर को,
चैप्टर को उस बुक के थ्रू पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जब कोई आपको इशू आएगा तो फिर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे। इसी का हम कुछ प्रॉब्लम जो है वो देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। वैल्यूज़ को जनाब उन्होंने पुट किया और डायरेक्टली उन्होंने आंसर निकाल लिया। फिर आगे उन्होंने इंटरनल एनर्जी को निकाला है एन सी पी डेल्टा टी पुट करके, और फिर वर्क को निकाला है ना डेल्टा टी को पुट करके। ये वो सारी वैल्यूज़ हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज के लिए जनाब हमारा लेक्चर 4 इतना ही है। हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने हीट को देखा कि हीट क्या है, ट्रांसफर्ड एनर्जी है हीट, और फिर हमने ये देखा कि पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। जब सिस्टम से मूव कर रही होगी इन्वायरमेंट की तरफ तो फिर जो हीट है वो नेगेटिव होगी, और जब इन्वायरमेंट से सिस्टम की तरफ आ रही होगी तो हीट जो है वो पॉजिटिव होगी। फिर हमने हीट कैपेसिटी के फार्मूला को देखा विच इज़ Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। फिर हमने स्पेसिफिक हीट को देखा जिसके अंदर मास इन्वॉल्व हो जाता है, वो बन जाता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट को देखा जिसके अंदर मोल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर हमने हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा जिसका फार्मूला हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू एल एम। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जिसके अंदर पीछे प्रीवियसली जो हमने फार्मूलाज पढ़े वो पुट किए और आंसर निकाल लिया। फिर अगेन हमने एक न्यूमेरिकल को देखा जो आइस के और लिक्विड के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके अंदर एल एम का फार्मूला भी पुट किया हमने और हमने सॉल्व किया वो। उसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस देखा, इंटरनल एनर्जी को देखा, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला देखा 3/2 nRT। फिर दो केस देखे, कांस्टेंट वॉल्यूम देखा, कांस्टेंट प्रेशर देखा। कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमने ये देखा कि वर्क जो है वो ज़ीरो हो गया, Q जो है वो हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी होता है। वहाँ से हमने सी वी की वैल्यू को अलहदा किया और E की हमारे पास वैल्यू जो है वो पहले से 3/2 nR वो हमने पुट की और हमने आंसर निकाल लिया। फिर हमने सेकंड केस देखा है कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हमने ये देखा कि वर्क जो है वो ज़ीरो नहीं होता, और फिर हमने वर्क की वैल्यू फाइंड की। वर्क की वैल्यू जो है वो 3R डेल्टा टी बनी है। वो हमने जब वैल्यूज़ पुट की हैं अबव तो हमारे पास फाइनल वैल्यू सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर आ गई है, और अल्टीमेटली फिर हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं यही फार्मूलाज पुट करके। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।